एक जो तो अमित शाह ने अभी हाल में जो ये कहा कि राम मंदिर की जो उद्घाटन की डेट है वो 1 जनवरी 2024 है, तो क्या उसके क्रम में भी इस इंटरव्यू को देखा जाना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने डेट का ऐलान कर दिया कि राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा, और इस वजह से ये हिंदुत्व का एजेंडा इन्होंने एक बार फिर से छेड़ दिया है, ताकि क्या ये चीज भी क्लियर करता है कि जो 2024 का पूरा नैरेटिव बीजेपी और आरएसएस का होगा वो केवल और केवल राम मंदिर और हिंदुत्व के दम पर ही होगा? आज क्या इस इंटरव्यू से ये भी बात साफ होती है? जी देखिए, बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, 3 प्रमुख स्ट्रेंथ उनकी जो है, 4 प्रमुख स्ट्रेंथ है। एक तो मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट, दूसरा उनका इलेक्शन मशीनरी, तीसरा उनका लाभार्थी पॉलिटिक्स और चौथा उनका हिंदुत्व। तो ये चारों फ्रंट्स पर वो चाहेंगे कि वो बीजेपी की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग बनी रहे। तो कहीं इसमें हिंदुत्व डाइल्यूट न हो जाए, कहीं उसमें लाभार्थी पॉलिटिक्स डाइल्यूट न हो जाए। वो चारों इन स्ट्रेंथ्स के बलबूते पर 2024 में चुनाव में जाना चाहेंगे। तो कहीं हिंदुत्व ढीला न पड़ जाए, उसको भी बहुत स्ट्रांगली आगे ले जाना जरूरी है। साथ साथ इलेक्शन मशीनरी तो है उनकी, उनका लाभार्थी पॉलिटिक्स भी स्ट्रांग है और मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट है। तो कोई भी एक फैक्टर कहीं भी थोड़ा सा ढीला न पड़ जाए, इसकी पूरी पूरी वो उसकी पूरी कोशिश वो करेंगे, और उस दृष्टि से ही इस क्या बयान जो को देखना चाहिए। बीजेपी की जो चूड़ी टाइट करने की जो बात है, आरएसएस जो करता है, वो क्या वो केवल हिंदुत्व के दम पर करेगा, या फिर आरएसएस ये भी कहेगा कि देखिए बीजेपी की जो सरकार है उसको कॉर्नर किया जाता है, जहां तक महंगाई है, बेरोजगारी है, जीडीपी ग्रोथ है, इन सारे मुद्दों पर सरकार तो बैकफुट पर है। तो आरएसएस इसको, इन इश्यूज को लेकर क्यों नहीं आगे आ पाता कि वो बीजेपी को इस मामले में स्ट्रेंथन करे? अब ये तो देखिए, बीच में होसबले जी ने कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि देश की इकोनॉमी पर उन्होंने चिंता जताई थी। उन्होंने ये कहा था कि बेरोजगारी का इशू है, गरीबी का इशू है, वो उन्होंने कहा था। उसके तुरंत बाद मोहन भागवत जी ने उस बात को संभाल लिया था। अपने विजयादशमी के स्पीच में उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी बहुत अच्छी स्थिति में जा रही है। तो ये आरएसएस कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इस तरह की बातें वो करते रहता है। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। तो जैसे कभी मुस्लिम आउटरीच करना और कभी मुस्लिम बैशिंग करना, तो ये दोनों तरफ से वो उनका चलते रहता है। वो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो खुद ही जाने। मतलब इसमें तो मुझे इतना विरोधाभास दिखता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। अब कहीं ना कहीं उनमें भी कंफ्यूजन हो सकता है कि उनमें भी तालमेल ना हो, इस तरह की बातें वो खुद ही करते हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि वो हिंदुत्व का जो उनका मेन एजेंडा है, उसको कहीं भी वो डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि पूरे 100 साल का जो उनका काम है, वो नलीफाई हो जाएगा। अगले साल 2025 में उनकी शताब्दी है, आरएसएस की शताब्दी है। तो शताब्दी के वर्ष में वो क्या एक लिबरल हिंदू संगठन के रूप में सामने आना चाहेगा? नहीं। वो तो उनका जो ओरिजिनल जो प्लान है, ओरिजिनल जो प्रोग्राम है, ओरिजिनल जो विचार है, उसको उसको फलदायी बनाने की दृष्टि से ही उनका काम चलते रहेगा 2025 तक, और उस दिशा में लेकिन हिंदुत्व को और विवेक, जब स्ट्रांग आप करना। लिबरल हिंदू की बात करते हैं तो फिर जो एलजीबीटी कम्युनिटी पर जो उनका स्टैंड है, क्योंकि मुझे याद है आरएसएस के कई लोग पहले, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आने वाला है, लेकिन जब एलजीबीटी की बात होती है तो आरएसएस के लोग और इनके जो आइडियोलॉग्स होते थे वो ये कहते थे कि इट्स अ साइन ऑफ परवर्जन, यानी कि परवर्ट एक ये वो है, प्रवृत्ति है, इसकी बात करते थे। लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन अगर मोहन भागवत इस चीज को कह रहे हैं कि इसको स्पेस मिलनी चाहिए, सो इज दिस नॉट अ न्यू इंडिकेशन ऑफ देयर बीइंग लिबरल? क्या ये उनके लिबरल होने का नहीं है? मतलब हिंदुत्व के एजेंडे पर वो बहुत कट्टरपंथ अभी भी रखते हैं, लेकिन जब एलजीबीटी की बारी आती है तो वहां पर वो लिबरल नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास नहीं लगता? जी नहीं, वो जो स्टैंड उन्होंने एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के बारे में लिया है, वो इट मस्ट बी वेलकम, वो अच्छा है। और पता नहीं वो इस लिबरल मोड में कैसे चले गए, और क्या ऐसे कंपेलिंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो इस तरह का स्टैंड अभी ओपनली ले रहे हैं। तो हो सकता है उनके कुछ कंपेलिंग आप रीजंस तो हो। बहुत क्लोजली आरएसएस को पढ़ते हैं। आरएसएस का ऐसा कौन सा कंपेलिंग फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आज उन्होंने एक लिबरल स्टैंड लिया है एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने कहा है कि ये बहुत कॉमन चीज़ है। मतलब समलैंगिकता भी बहुत कॉमन है, वो जानवरों में भी है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ और मैंने देखा है
कि इस तरह की एक ट्रेट्स जो है वो नेचुरल है, नेचुरली अकरिंग ट्रेट्स है। तो हो सकता है उन्होंने अपने इर्द-गिर्द आजू-बाजू में इस तरह के उदाहरण भी देखे हो और उनको उन्होंने बहुत सहजता से इसको एक्सेप्ट करने का एक मन बना लिया हो। तो जैसे समलैंगिकता अगर कहीं है तो वो हर जगह है। वो सिर्फ किसी एक तबके में नहीं है, सारे सारे लोगों में है, वो हिंदुओं में है, वो मुसलमानों में है, वो हर संगठन में भी हो सकता है। किसी एक संगठन में कोई भी एक समलैंगिक नहीं है, इस तरह की बात हम सोच भी नहीं सकते। समलैंगिकता हर जगह है, तो हो सकता है कि उस बात को अभी मानने की स्थिति में, एक्सेप्ट करने की स्थिति में संघ आ गया है और उस अगर इस तरह की बात वो अगर नहीं मानता है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सबके हित में है, ऐसा जब उनको लगा, तब जाकर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है और इसको हमने वेलकम करना चाहिए। नीलो जी। लेकिन विवेक, अब कुल मिलाकर जो अगर ये इंटरव्यू देखा जाए तो विल वी सी दिस इंटरव्यू ओनली फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द फैक्ट दैट देयर हैज बीन अ भारत जोड़ो यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा में आरएसएस की बहुत ज्यादा आलोचना की गई, आरएसएस की विचारधारा को निशाने पर रखा गया और इसकी वजह से मोहन भागवत को लगा कि नहीं, अब हमें बोलना जरूरी है कि हमारी विचारधारा क्या है। जी, ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोगों की भीड़ जुट रही है, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसका इलेक्टोरली बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होगा। इस तरह का आज भी हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी हमने चुनाव देखे हैं बीच में, उन चुनावों पर उसका किसी भी तरह से कोई भी इंडक्शन इफेक्ट हमें नहीं दिखा। बल्कि कई जगह तो ऐसा हुआ जहाँ से जिन स्टेट से यात्रा गुजरी वहाँ पर कांग्रेस हार गई है, डिपॉजिट भी जब्त हुआ है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। अगर ये बिल्डअप और बढ़ता गया, देखिए आरएसएस जो है ना, वो सारी चीजों को फैक्टर इन करके बात करेगा। अब बीजेपी भी सारी चीजों को, वो वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए प्लान करेगा। वो ये सोचकर कभी प्लान नहीं करेगा कि इसका तो कुछ असर नहीं होगा। वो ये सोचकर प्लान करेगा कि इसका कुछ ना कुछ असर होगा, उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो एक प्रिएम्प्टिव और प्रिकॉशनरी मेजर करके वो इसके खिलाफ जो कुछ भी स्टेप्स उठानी है, उसको जिस तरीके से भी काउंटर करना जरूरी है, उस तरीके से वो काउंटर करेंगे। वो उसका जो इफेक्ट है उसको किसी भी तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं, वो नहीं करेंगे कि इसका कुछ असर नहीं होगा। वो ये सोचकर ही करेंगे इसका जरूर असर होगा और उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, उस दिशा में ही वो अपना कदम बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो बयान है वो उसी दिशा में एक कदम है।